नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है, उसी का ये वीडियो बन रहा है। तो आज हमारा, जैसा कि मालूम है आपको, हम आपको भारतीय दंड संहिता 1860 क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो उसी का हमारा आज टॉपिक है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो धारा 96 से लेकर के 106 तक में है। और ये हमारी आईपीसी क्लास कौन सी है? 18वीं क्लास है हमारी ये। और ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार थोड़ा सा बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि क्लास में आज इतना ही बताया गया है। तो ये इसका जो है वो पार्ट फर्स्ट है आपका। तो हो सकता है कि पार्ट आपके ये 3 लिख दिया, पार्ट फर्स्ट है ये। तो ऐसी उम्मीद है कि ये 3 पार्ट में ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है क्या। तो एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 96 में हमें दिया गया है, बल्कि व्यक्ति को दिया गया है। व्यक्ति में आपके नागरिक और अनागरिक, माने जो विदेशी है, उन सबको अवेलेबल है ये। तो अब हमारा ये वीडियो जो है उन छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज एडीपीओ या अन्य अदर एग्जाम, एडीजे है, उत्तर प्रदेश का एडीपीओ है, छत्तीसगढ़ वगैरह के एग्ज़ाम है, लॉ एग्ज़ाम है। ये वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक समाज के आम नागरिक हैं, आम व्यक्ति हैं, तो उनके लिए भी इस तरह की जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम चलते हैं। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ये है कि हमको किसी अपराध के विरुद्ध, यदि कोई हम पर हमला कर रहा है, या कोई हमारी संपत्ति हमसे छीन रहा है, या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की शरीर पर हमला कर रहा है, या अन्य व्यक्ति की शरीर की संपत्ति छीन रहा है, तो कानून हमको ये अधिकार देता है कि यदि हमको लोक सहायता अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और अपने शरीर की रक्षा करें और अपने संपत्ति की रक्षा करें। और इतना ही नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की और अन्य व्यक्ति के संपत्ति की रक्षा करें। तो आगे यही आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहलाता है आपका ये, माने शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार, जो हमारी आईपीसी के धारा 96 से लेकर 106 तक जो है वो इसके संबंध में प्रावधान है। तो सिविल छात्रों के लिए एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो किस धारा से किस धारा तक में है। तो कहाँ से कहाँ तक में है? धारा 96 से लेकर के 106 तक। वेरी गुड, है ना। फिर हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। फिर हम बात करते हैं धारा 96 की। तो धारा 96 बड़ी ही 1-2 लाइन की धारा है। उसमें क्या कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात जो है वो अपराध नहीं है। तो एक प्रकार से अगर क्वेश्चन आपका ये बनता है, इसमें इतना लिख देता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई कोई बात अपराध नहीं है, ये किस धारा में कहा गया है। तो किस धारा में कहा गया है? ये धारा 96 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका आपका, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगली धारा आपकी जो है वो 97 है। तो 97 में जैसा हमने बताया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में 2 अधिकार हैं। पहला शरीर की रक्षा का अधिकार, दूसरा संपत्ति की रक्षा का अधिकार। तो इसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, यहाँ पे व्यक्ति शब्द यूज किया गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आईपीसी का जिन क्षेत्रों में विस्तार है वहाँ पर जो है वो भारत का नागरिक को भी ये अधिकार प्राप्त है, और जो नागरिक नहीं है अर्थात विदेशी हैं उनको भी जो है वो ये अधिकार प्राप्त है। शर्त यह है कि वो आईपीसी का जहाँ तक विस्तार है उस सीमा में इस अधिकार का प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं शरीर की। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें तो हमारी आईपीसी में एक अलग से अध्याय ही है जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध बताए गए हैं। तो उन अपराधों के विरुद्ध ये अधिकार उपलब्ध है। और अपने शरीर की इसमें क्या कर सकता है? अपने शरीर की रक्षा कर सकता है और किसी
अन्य व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी रक्षा की जा सकती है। भले ही आप उस परिचित ना हो, कोई आपका निकट संबंधी ना हो, आपके लिए बिल्कुल अननोन व्यक्ति हो, तो भी आप उसके शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो आगे चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा वर्ग आपका क्या है, संपत्ति का है। तो कौन कौन अपराधों के विरुद्ध है ये? तो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषाओं में आने वाले। तो ये आपके ज़्यादातर संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हैं उनका जो मूल वर्ग है वो 4 श्रेणी के अपराध हैं। तो केवल ये अपराध नहीं, बल्कि ऐसे अपराध जो इनकी परिभाषा में ऑलरेडी शामिल होते हैं। जैसे कि अगर लूट लिखा हुआ है लेकिन इसमें डकैती नहीं लिखा हुआ है, तो लूट जो है, डकैती जो है वो एक लूट की परिभाषा में आने वाला ही एक अपराध है। तो डकैती के विरुद्ध भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे कई छात्र गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि केवल चोरी के विरुद्ध है या लूट के विरुद्ध है या रिश्ती के विरुद्ध है या आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध है। तो ये बात गलत है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले, है ना। तो इनकी अगर परिभाषा देखें तो इनमें कई अपराध जो है ऑलरेडी इसकी परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। और लगभग देखें तो हम संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हैं उसमें से काफ़ी अपराध जो है वो इस मामले में शामिल हो जाते हैं। अब हम बात चलते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति की, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तथा अन्य व्यक्ति की संपत्ति कैसी हो सकती है, जंगम या स्थावर। इसको हम क्या बोलते हैं देसी भाषा में, अपने आम बोलचाल की भाषा में, चल और अचल संपत्ति। चल और अचल संपत्ति। तो संपत्ति किसी प्रकार की हो सकती है आपकी, जैसे चल संपत्ति है, क्लास में जो टेबल में आप लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा डेस्क रखा हुआ है, तो इस तरह की संपत्ति। ये हमारे पास ये बोतल है, ये बोतल हमारी जो है वो चल संपत्ति है। यदि कोई हमसे ये बोतल छीनता है और हमको लोक सहायता उस समय अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है अपने आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग करके उससे बोतल जो है वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखना हमको कि यहाँ पे जब हम विधि देखते हैं तो ख़ास तौर से हम 3 देशों की विधि देखते हैं। तो भारत और अमेरिका में जो है वो आप किसी अन्य व्यक्ति की शरीर या संपत्ति की रक्षा भी कर सकते हैं, भले उसमें कोई आपका रिलेशन ना हो, उस व्यक्ति से आपको कोई रिलेशन ना हो। लेकिन ब्रिटेन में अगर देखते हैं तो वो ब्रिटेन की विधि जो है भारतीय विधि से सीमित है, क्योंकि ब्रिटेन में आप किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा तब कर सकते हैं शरीर की या संपत्ति की जब वो कोई आपका निकट रिश्तेदार हो। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में किसी व्यक्ति की, अननोन व्यक्ति की भी आप जो है वो उसके पक्ष लेकर के और प्राइवेट प्रतिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि न्यायालय में मामला जाएगा तो इस बात को कौन उठाएगा कि हमने प्राइवेट प्रतिष्ठा का प्रयोग किया गया इस मामले में, तो कौन अभिवाचित करेगा? तो कौन अभिवाचित करता है? यहाँ में समानतः कौन करता है? जो है अभियुक्त द्वारा किया जाएगा, है ना। किसके द्वारा किया जाएगा? अभियुक्त द्वारा। तो प्राइवेट प्रतिष्ठा के प्रयोग किया गया है, ये बात न्यायालय में कौन बोलेगा? अभियुक्त पक्ष बोलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि चूँकि ये अधिकार है और यदि किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि हमको ऐसा अधिकार प्राप्त है, उसके द्वारा कोई अपराध हो गया है, तो यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह पाता है कि इसमें जो है कौन सा मामला बन रहा है, ये प्राइवेट डिफेंस का मामला बन रहा है, तो न्यायालय इस पर विचार कर सकता है और अभियुक्त को जो है वो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का जो है वो फ़ायदा दिला सकता है ना। तो ये चीज़ याद रखिए कि लेकिन समानतः कौन करेगा इसको अभिवाचित? तो कौन करेगा? अभियुक्त पक्ष करेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो न्यायालय में अगर मामले की परिस्थिति को देखते हुए ये बात स्पष्ट होती है तो न्यायालय भी इस दृष्टि से विचार कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी धारा है 98, है ना, धारा 98। तो 98 में क्या बात कही गई है? तो 98 में कही गई है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि, है ना, आदि हैं। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको आपराधिक मामलों में जो है वो छूट दी गई है, उनके द्वारा की गई कोई बात अपराध नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी जो है वो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार अवेलेबल है। तो जैसे हम चर्चा करते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं, जैसे बालक है,
तो बालक द्वारा की गई कोई बात अपराध नहीं होती है। जैसे हमारी धारा 82 में कहा गया है कि 7 वर्ष से कम, धारा 83 में कहा गया है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम। उसके बाद 84 में क्या कहा गया है, कोई चित्त विकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य। धारा 85 और 86 में क्या कहा गया है, मत व्यक्ति द्वारा कार्य। तो ऐसे व्यक्ति यद्यपि अपराध करने में सक्षम नहीं होते हैं, अपराध इनका अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन इनके विरुद्ध भी हमको जो है वो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार अवेलेबल है। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। मेंस में आपका लिखने काम आएगा, प्री में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला आपका बालक है, दूसरा आपका समझ की परिपक्वता का जिसमें अभाव है, तीसरा आपका जो है वो चित्र विकृत, माने कोई पागल व्यक्ति है, सिंपल भाषा में हम लोग पागल कह सकते हैं। फिर आपका मत व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे के प्रभाव में है और इतना ज़्यादा प्रभाव में है कि वो अपने काम को समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं, या कि हमारा काम जो है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। फिर हम बात करते हैं भ्रम के अधीन। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रम के अधीन कोई काम करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी ये आपका अधिकार अवेलेबल है। अब इसमें आपके जो है वो 2 दृष्टांत दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं। तो पहला दृष्टांत दिया गया है कि यदि कोई पागल व्यक्ति जो है वो आप पर हमला करता है और आपको चोट कारित करना चाहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन आपको जो है वो उस पागल के विरुद्ध वही अधिकार है, मानो जैसे वो पागल ना होता, तो आप उसके विरुद्ध जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और दृष्टांत दूसरा जो दिया गया है ये आपका इससे संबंधित है, भ्रम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अवेलेबल है। इसमें दृष्टांत में क्या बताया गया है कि एक गृह का मालिक है जो रात्रि के जो है वो गृह में प्रवेश करता है। रात्रि के गृह में क्या करता है, अपने घर जाता है, और घर ही नहीं जाएगा आदमी, है ना। और जब आदमी किसी मेहमान के आ जाता है तो सोचता कि रात के ना जाएँ, लेकिन जब अपने घर जाता है तो भले 2 बजे 3 बजे वो घर सोचकर घर जाएंगे, बढ़िया आराम से वहाँ पे आराम करेंगे, घर ही तो जाना है, घर ही तो हमारा ठिकाना है, तो वो घर जाता है। लेकिन समय क्या था, रात्रि का समय था। तो जो उसने पहरेदार रखा था अपना, भाई घर की रक्षा के लिए उसने किसी व्यक्ति को रखा था, वो व्यक्ति इस भ्रम में आ गया कि ये वो पहचान नहीं पाया मालिक को। वो उसने सोचा कि कोई लगता है कोई गृह भेदक आ गया, कोई जो है वो चोर आ गया ये, और उसने जो है वो मालिक पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो यहाँ पे वो चौकीदार तो क्या है में काम कर रहा, भ्रम के अधीन काम कर रहा ना, लेकिन उस मालिक को वही प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अवेलेबल है जो यदि वो भ्रम के अधीन काम ना करता तो अवेलेबल होता। तो ये दोनों दृष्टांत आप समझ गए, हमने थोड़ा संक्षेप में लिखे हैं, बच्चों को हमने लिखवा दिए हैं ये डिटेल से, लेकिन बोर्ड में कम जगह होने के कारण हमने संक्षेप में लिखे हैं। तो दोनों दृष्टांत से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला हम चलते हैं धारा 99। धारा 99 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, एक प्रकार से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की ये सीमा निर्धारित करती है। एक प्रकार से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की क्या सीमाएं हैं, किन सीमाओं के अधीन रह करके आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, ये उनके बारे में है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले कि कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो ये एक प्रकार से सीमा बताती है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी धारा प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है हमारा, उस पर जो है वो सीमाएं निर्धारित करती है, उस पर एक अंकुश लगाती है। तो वो कौन सी धारा है आपकी, धारा 99। तो जो भी शरीर के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध जो भी हमको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है, उसकी सीमा कौन निर्धारित करता है, धारा 99 निर्धारित करती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किन सीमाओं के अधीन, किस धारा में उपबंधित प्रावधानों की सीमाओं के अधीन आप प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन सी धारा बताया हमने, धारा 99 है। अब 99 में वो करीब 4 कंडीशन दी गई हैं जब आप प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं या कुछ सीमा तक ही कर सकते हैं। तो पहला है आपका लोक सेवक का कार्य। यदि कोई लोक सेवक सद्भावना पूर्वक, है ना, कोई कार्य कर रहा है, भले ही उसका कार्य जो है पूरी तरह से कानूनी ना हो, यानी कि अधिकार उसकी अधिकारता के बाहर हो, या वो कोई भ्रम के अधीन काम कर रहा हो, तब भी उसके विरुद्ध जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अवेलेबल नहीं है।
और लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। यदि आप ये जान रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो लोक सेवक है, या आपके पास जानने की ये कारण है, उचित कारण है कि वो व्यक्ति जो है वो लोक सेवक है, तो आप उसके खिलाफ जो है प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक परंतुक है। यदि आपके मन में यह आशंका उत्पन्न हो जाए कि जो हम इसके कार्य द्वारा जो है वो हमारी मृत्यु हो सकती है, या हमको जो है वो क्या हो सकता है, घोर उपहति, मृत्यु की आशंका, युक्त आशंका, ये घोर उपहति की आशंका अगर कारित हो जाती है तो फिर प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम, कुछ इससे मिलता जुलता ही प्रावधान है, वो है लोक सेवक के निर्देशों में कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोक सेवक होते हैं जो अपने आप में बिजी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अधिकार जो है वो दूसरे को देते हैं। उनके कुछ असिस्टेंट होते हैं या उनके कुछ निचले पदाधिकारी होते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं, तो उनके कामों के विरुद्ध भी जो है वो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग नहीं किया सकता है। बाकी कंडीशन आपकी यही है कि जो लोक सेवक के निर्देश में काम कर रहा है वो किस तरह काम कर रहा हो, सद्भावनापूर्वक काम कर रहा हो, है ना। और यहाँ पे जो व्यक्ति है उसको ये जानकारी होना ज़रूरी है, यह जानकारी रखने का कारण रखता हो कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति जो है वो लोक सेवक के निर्देश में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे युक्त यदि मौत की, मृत्यु की या घोर उपहति की आशंका कारित होती है और वो लोक सेवक अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा, अपने अधिकार के बाहर जा रहा है, तो आप प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला ये है, आवश्यकता से अधिक अपहानि नहीं की जा सकती। तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि दूसरों पर आक्रमण करने के लिए। तो हर चीज़ में आपको एक आवश्यकता अनुसार ही बल का प्रयोग करना है। इसमें एक बहुत चर्चित कहावत है कि मूली चोर को जो है वो तलवार से नहीं मारा जाता है ना। कोई आपके खेत की मूली चुरा लिया, आप क्या करिए, मूली से छीन लीजिए या थोड़ा डांट डपट दीजिए, नहीं दे तो एक आध दो लाठी माठी मार दीजिए और मूली ले लीजिए। और आपने क्या किया, मूली चुराई, उसने आपको गुस्सा आया और आपने जा कर के उसको तलवार से काट डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का आपने जो है वो क्या किया, दुरुपयोग किया। माने उस सीमा का जितनी क्षति पहुँचाई जा सकती थी उससे अधिक क्षति आपको पहुँचाई। अभी हम पार्ट 2 में बताएंगे आपको कि वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि शरीर और संपत्ति की सुरक्षा में जो है वो आक्रमणकारी जो हमने, जिसने हम ऊपर आक्रमण किया है, तो उसकी हम जो है वो मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, है ना। वो हम कंडीशन बताएंगे, धारा 100 है, 103 है, तो वो हम आपको कल पार्ट 2 में बताएंगे। अभी तो ये देखते हैं। फिर अगला हमारा ये है कि अगला जो है कब नहीं किया सकता, तो लोक प्राधिकारियों की सहायता उपलब्ध है। यदि हमको लोक सहायता उपलब्ध है तो फिर सुरक्षा काम करना किनका काम है, राज्य का दायित्व है। ये हर नागरिक की, अपने हर व्यक्ति की जो उसकी सीमा के अंदर है उसकी सुरक्षा करें। तो यदि हमको लोक सेवक की सहायता अवेलेबल है तो हमको खुद आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोक सेवक को हम जो है वो कहेंगे कि भाई हमारी ऐसी ऐसी बात है, हमारी मदद करिए, मदद करेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी लोक सेवक आपकी सहायता नहीं करता, या आपके पास जो है वो लोक सेवक से सहायता प्राप्त करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, है ना, तत्काल आपको अपनी रक्षा करना है, तो निसंदेह रूप से आप प्राइवेट अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और हमारे पार्ट 2 में कल हम धारा 100 से लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं शायद पार्ट 2 में ही ये पूरा हो जाए टॉपिक हमारा ये। अगर नहीं पूरा होगा तो उसका पार्ट 3 भी आएगा। तो ये है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, इसको प्राइवेट डिफेंस भी हम बोलते हैं। इसमें 2 बातें आती हैं, शरीर की रक्षा और संपत्ति की रक्षा। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। जनरली ऐसे इसी से क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 1-2 क्वेश्चन आपके जो है इस एग्ज़ाम इस टॉपिक से बनते ही है। तो मैंने बड़े ही सहज और सहज भाषा में एक कहानी के रूप में जो है इसको समझाने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रयासों में कहाँ तक सफल रहा ये तो आप ही बताएंगे, तो आप हमको मैसेज द्वारा जो है वो इस संबंध में जानकारी दें। तो चलिए, अगर ये हमारी क्लास ख़त्म हो रही है, बच्चे लोग जो है वो अपना बैग वैग बंद करना शुरू कर दिए हैं, है ना, जाने की तैयारी में है बिल्कुल। तो मैं भी अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। कल संडे है, परसों मेरा
इसका प्राइवेट डिफेंस का पार्ट 2 में बनाऊंगा, तो उसको भी आप देखिएगा, कैसा लगे हमको बताइएगा। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, एक बार अगले वीडियो तक आपसे पुनः विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।